भारतीय रेलवे में वर्ष 1999 से एलएचबी कोचों के पदार्पण मतलब इंट्रोडक्शन के साथ ही रेल यात्रियों को एक सुरक्षित, संरक्षित, समय पालन और तीव्र गतिमान यात्राओं का आनंद प्राप्त हुआ। जब भी कोई सिस्टम चलता है तो उसमें कुछ न कुछ समस्या होती है। वर्तमान में भारतीय रेलवे में 40,000 के लगभग एलएचबी कोचों का यात्री सेवाओं में प्रयोग किया जा रहा है। इस मध्य एलएचबी ट्रेन रेक में कुछ छोटी समस्याएं और कुछ गंभीर, जैसे कि बीपी प्रेशर का एलएचबी ट्रेन रेक्स में ऑटोमेटिक ड्रॉप और रीस्टोरेशन, मतलब बीपी प्रेशर का जब हम ना चाहें, लोको पायलट ना चाहे, डिमांड ना की गई हो, तब इसका बीपी प्रेशर स्वतः ही गिर जाए और कुछ समय बाद जब ट्रेन की गति बहुत कम खड़ी हो, कुछ समय बाद यह स्वतः ही बन जाए। तो आइए, ये गंभीर यात्री सुरक्षाओं के लिए काफी घातक, पंक्चुअलिटी लॉस, समय पालन के लिए काफी अविश्वसनीय सिद्ध होती है। आइए, इस अध्याय में इस यात्री सुरक्षा की गंभीर और समय पालन के लिए काफी अनुपयोगी इस सिस्टम के विषय में हम पढ़ें। सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन सहित एक आरामदेह सेवा, ये सदैव भारतीय रेल का मूल मंत्र रहा है। एलएचबी ट्रेन रेकों के वर्ष 2000 से भारतीय रेल में पदार्पण के साथ ही ये सपना और अच्छे ढंग से साकार हुआ। लेकिन एलएचबी ट्रेन रेक में कुछ समय बाद ऑटोमेटिक लॉस एंड रिक्रिएशन ऑफ बीपी प्रेशर का स्वतः ही, मैंने बताया था ना आपको, ड्राइवर, लोको पायलट, सीएनडब्ल्यू स्टाफ या कोई पैसेंजर भी इमरजेंसी में चाह नहीं रहा और ब्रेक लग रहे हैं। बीपी प्रेशर के गिरते ही ब्रेक लगते हैं, आपको पता है। और जैसे ही हम इसको कारण को खोजने के लिए निकले, तब तक मिनटों में ही ये पुनः अपने आप रिक्रिएट, उत्पादन हो जाता है, बच जाता है। ये गंभीर समस्या है, अचानक ब्रेक का लगना। ठीक है, तो इस संदर्भ में भारतीय रेलवे के रेलवे बोर्ड के अंतर्गत आने वाले रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन आरडीएसओ ने वर्ष 2022 के पत्रांक के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार की। ये वो रिपोर्ट है, देखें। इस रिपोर्ट के माध्यम से आरडीएसओ ने बताने का प्रयास किया, यह संपूर्ण भारत में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, एक समग्र रूप से सभी जोन को लेकर ये बनाई गई और इसके प्रारंभ में है, इसका कंक्लूजन भी है, ठीक है ना, कि इस रिपोर्ट में विभिन्न रेलवे जोनों में जिन ट्रेनों में घटना हुई थी, हर जोन में जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पाया गया कि ट्रेन रेक के न लोकोमोटिव ने न कोचेज में, एलएचबी कोचेज में कोई भी एयर ब्रेक का डिफेक्ट नहीं पाया गया और तब भी ये घटनाएं हो रही हैं। ठीक है ना। तो अब आइए, इस एक सिस्टमैटिक मानकीकरण के साथ आरडीएसओ ने, जिसका जन्म स्वयं 1957 में हुआ था, 1957 में आरडीएसओ की स्थापना मानक नगर लखनऊ में हुई। तो सबसे पहले 2022 में इस रिपोर्ट से पूर्व इन्होंने आईसीएमएस इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल के सीएनडब्ल्यू हेड और प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल पीटीपी हेड के इस 6 महीने के जून 22 से नवंबर 22 तक संपूर्ण जर्नल रेलवे में जहां जहां एलएचबी को चल रहे हैं, इन 587 इस प्रकार के केस लिए। इस केसों में देखा किस जोन में कितना है, तो सेंट्रल रेलवे में 128, एनसीआर में 122, ईसीआर में 55 और डब्ल्यूसीआर इसमें 77 केस मिले।
ठीक है। तो इसमें जोन वाइज कैटेगराइजेशन कर दिया गया और टोटल 587 केस सभी जोन के, 16, 17, 18, टोटल 18 जोन में जहां जहां एलएचबी है वहां हमने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक है ना। तो इसमें पता लगा कि कुछ रेलवे सेंटर, एनसीआर, डब्ल्यूसीआर, ईसीआर आप देख रहे थे लिस्ट में, इसमें ये कोच इस एलएचबी ट्रेन रेक में घटनाएं ज्यादा हुई, ठीक है ना। उसके बाद इस अध्ययन को और ज्यादा वाइड करने के लिए, बड़ा करने के लिए फिर एक जर्नल रेलवे एनसीआर को हमने पकड़ा और इसमें जनवरी 2021 से अक्टूबर 2022 के बीच वन जर्नल रेलवे एनसीआर का मतलब इसको तो हमने मुख्य निगाह में रखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज्यादा केस लगभग हो रहे थे सेंट्रल रेलवे एनसीआर में। और इस 22 महीने में हमने प्राइमरी डिपो पे, किस जर्नल रेलवे के प्राइमरी डिपो पर इस प्रकार की घटनाएं हुई, क्योंकि जो प्राइमरी डिपो होगा वही 6 घंटे की मेंटेनेंस के लिए हर शेड्यूल में वही उत्तरदायित्व है, तो वही इन्वेस्टिगेशन करेगा, वहीं से हमें सही सही बातें पता लगेंगी। तो इसमें 329 केस। अब आपके दिमाग में आया कि 6 महीने में 587, क्योंकि ये प्राइमरी डिपो के केस थे तो मात्र 329 हुए, ठीक है। तो इस 329 में आप देख रहे हैं एनएफआर में 142, ईसीआर, एनसीआर 07, तो ये प्राइमरी डिपो के एनएफआर में सबसे ज्यादा, ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे में इस प्रकार आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि प्रत्येक जोन के उसमें ये 329 केसों का बाइफरकेशन इस प्रकार किया गया, ठीक है ना। अब आए तो इस प्रकार अब हमने ये देखा कि 6 महीने में कितना हुआ, टोटल 529, 22 महीने में प्राइमरी डिपो पे 329। अब इन ट्रेन का जो एलएचबी ट्रेन रेक का ब्रेकअप हमने जोन वाइज, जो एनएफआर के, जो आपने भी देखा था एनएफआर के 142 केसों में हमने देखा। अब हम ट्रेन वाइज इसका अध्ययन कर रहे हैं। देखिए अब कितना आरडीएस और कितना गहराई में अध्ययन कर रहा है। इसमें नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल, नीलांचल, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, बिहार संपर्क क्रांति, वैशाली। तो इस प्रकार एनएफआर ईसीआर में जो 142 केस हुए एनएफआर में, ये सब वो ट्रेनें थी। इन ट्रेनों में एक ट्रेंड क्या मिला कि आनंद विहार, भागलपुर, सियालदेव, आनंद विहार, इन सब ट्रेनों में एक ट्रेंड क्या आपको मिल रहा है कि अधिकतर ट्रेनें दिल्ली की तरफ आने वाली या दिल्ली की तरफ से हमारे ईस्ट इंडिया, मतलब पूर्व जो भारतीय रेलवे का जो है पूर्व का जो हिस्सा है उस तरफ ये घटनाएं ज्यादा घटी। एक ट्रेंड मिला। दूसरा, प्रत्येक में पेंट्री कार है और प्रत्येक ट्रेन राजधानी या शताब्दी सहित पेंट्री कार इंटरकनेक्टेड नहीं है दोनों तरफ से। इसमें सेवा देने के लिए आप 24 घंटे स्वतंत्र नहीं है। इन गाड़ियों में यदि एसी की तरफ जाना है या दूसरी तरफ आपको नॉन एसी, स्लीपर, जनरल में जाना है तो फिर जब ट्रेन रुकेगी तभी आप इसको बदल सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको आगे इसमें काम आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने सभी जोनल, प्रमुख जोनल रेलवे का देखकर क्या सार निकाला कि अधिकतर ट्रेनें एलएचबी तो सारी हैं, लेकिन नॉन राजधानी और शताब्दी है। एक आधा कोई केस राजधानी में हुआ और सब दिल्ली की तरफ आने वाली, सब में पेंट्री कार है। तो इस प्रकार आपने इन एक तत्व जनरल रेलवे के अध्ययन से निकाला, ठीक है, ट्रेन वाइज। अब लोको वाइज आरडीएस ने और स्टडी की कि जो 329 केस हुए, 329 केस कौन से थे, जो हमारे 22 महीने में प्राइमरी डिपो पे हमने 329 केस अभी आपको अध्ययन कराए थे ना, उसमें लोकोमोटिव को भी लिया गया। कोच की समस्याएं तो जनरल रेलवे का प्राइमरी डिपो दे ही रहा है, तो लोको में WAP7 329 में से 293 केस, WAP7 के साथ 8, WAP
5 के साथ, 9 WAP4 के साथ और 2 अन्य लोगों के साथ, ठीक है ना। WAG9 के साथ, WAG7 के साथ एक एक केस है और 16 केस का पता ही नहीं लगा कि उसमें कौन सा लोकोमोटिव था। तो टोटल ये मान के चले WAP7 WAP5 के साथ जाता, ये हुआ। इससे हमने लोगों का पता कर लिया किससे। अब आइए इस अध्ययन में RDSO ने एक और महत्वपूर्ण, जब भी कोई दुर्घटना होती है किसी भी, तो सबसे पहले स्थान का बहुत महत्व होता है। तो जब ये ऑटोमेटिक BP प्रेशर का गिरना और पुनः अपने आप बन जाना, तो RDSO ने कोच देख लिया, रेलवे देख लिया, लोको देख लिया, अब वो सेक्शन भी देखिए। तो DDU MG दीनदयाल उपाध्याय से मिर्जापुर के बीच इन 329 केसों को टोटल करें तो 95 टाइम दीनदयाल उपाध्याय से मिर्जापुर इस सेक्शन के बीच हुई। दीनदयाल उपाध्याय जिसको आप पहले मुगल सराय कहते थे, और मिर्जापुर से प्रयागराज के बीच 99 बार टाइम से घटना घटी। प्रयागराज से कानपुर के बीच 95 टाइम, और कानपुर से सिकोहाबाद सेक्शन पर, ये सब वो छोटे बड़े स्टेशन और हॉल्ट है जहां 131 टाइम कानपुर से सिकोहाबाद के बीच 131 टाइम ये घटना घटी। सिकोहाबाद से टुंडला के बीच 33 टाइम, टुंडला से अलीगढ़ 41 टाइम, अलीगढ़ से गाजियाबाद के बीच 58 बार 58 टाइम्स, और गाजियाबाद से दिल्ली के बीच एक 329 में से एक भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई। ये बड़ा चौंकाने वाला तत्व है कि गाजियाबाद से टुंडला के बीच जब हम दिल्ली पहुंच रहे थे, यात्री अपनी यात्रा के डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले थे, सारा सामान समेटने वाला था, तब ये घटना 0 हो गई। ये तत्व हम आगे जाएंगे। तो इससे क्या पता, इस स्टडी से एक और चीज पता लगी, NFR की ट्रेन सबसे ज्यादा थी, ठीक है ना, 329 में से 142। WAP7 लोकोमोटिव सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थे, और कानपुर सिकोहाबाद 131 टाइम, प्रयागराज कानपुर ये आप देख रहे हैं 95 99। ये वो सेक्शन थे, ये सारे सेक्शन अलीगढ़ जंक्शन से गाजियाबाद तक, ये सारा सेक्शन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR के मध्य था। तो इस स्टडी में आपने क्या ये समस्या थी, किस प्रकार के ट्रेन रेक के साथ हुई, उसका रेक कंपोजिशन क्या था, किस सेक्शन में हुआ, किस लोगों के साथ हुआ, इसको जाना। अब LHB ट्रेन रेक में आने वाली ब्रेक पाइस की इस समस्या को और गहराई से अध्ययन करने के लिए हमें LHB के ब्रेक सिस्टम का पता होना चाहिए। ये भी ट्विन पाइप ग्रेजुएट रिलीज जिस प्रकार पुरातन से ही था, ICF के साथ था ट्विन पाइप, इसी प्रकार ये ब्रेक सिस्टम है। इसके साथ कुछ विशेष एसोसिएटेड जो सहायक है सुरक्षा के लिए, किसी चेतावनी के लिए, जरा एक नजर इस पर डालें। तो ये हमने एक पिक्चोरियल व्यू LHB ब्रेक सिस्टम के कंट्रोल पैनल के साथ लगे हुए, ये इमरजेंसी पुल हैंडल है जो कोच के ऊपर होता है, ठीक है, और ये वेस्डा या फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम या वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन, ये दोनों कोच के बॉडी में ऊपर की तरफ लगे होते हैं। लेकिन इन दोनों का ही संबंध, इसका भी जैसी एक खींचते हैं 19 mm के एक वाल से अंडर फ्रेम में, जो आपके फुट स्टेप में चढ़ने वाले बगल में लगा रहता है, और वेस्डा का भी एक ब्रेक रेगुलेटर नीचे लगा रहता है जो ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है। दोनों ही इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें ब्रेक सिस्टम को, BP प्रेशर के प्रेशर को सुरक्षा की दृष्टि से स्वतः ही गिरा देती हैं जरूरत पड़ने पर। तीसरा महत्वपूर्ण फीबा, ये फीबा का कनेक्शन है। जब भी कोई एयर स्प्रिंग डिप्लीट हो जाए, उसका प्रेशर यात्रा के दौरान किसी एक स्प्रिंग का 1 kg से नीचे चला जाए, तो फीबा के साथ सहायक एक प्रेशर डिफरेंशिएटर ब्रेक रेगुलेटर ब्रेक वाल लगा होता है, जो कि ब्रेक प्रेशर को 9 mm के चौक से रिलीज करता हुआ सर्विस ब्रेक लगाता है। इसका मतलब ये तीसरा
और महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से स्वतः ही ब्रेक लगा देता है। और चौथा और महत्वपूर्ण, ये इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर एलएचबी कोच में इमरजेंसी की अवस्था में तुरंत पूरे रेक में, चाहे वो 24 का हो 18 का, एक साथ बहुत कम समय में पूरी ताकत से ब्रेक लगाने का काम ये इमरजेंसी ब्रेक वाल्व करता है। आइए देखिए इनको विस्तार से। तो एलएचबी कोच में पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व, ये एक हैंडल है, इसको पुल करके ब्रेक लगते हैं। ये मानवीय कोई मानव श्रम, चाहे वो लोग कोई भी पैसेंजर खींचे या कभी मिसक्रेंट ही खींच दे, तो जब तक ये खींचा जाएगा ये प्रेशर 19 mm के चौक से रिलीज करता है, और जब तक कोई व्यक्ति इसमें पुनः इस चाबी से, जैसे इस वीडियो में देखे रिलीज करता है, तब ये सेट होता है। अतः इसका ऑटोमेटिक बीपी प्रेशर ड्रॉप में, रिक्रिएशन में कोई पार्ट नहीं है। देखें इस वीडियो में। एलएचबी कोच में यात्रियों के माध्यम से जब एसीपी कर दिया जाता है तो उसे रीसेट करने के लिए उस कोच में इन करके जहां पर एसीपी किया जाता है, जिस कुप्पा में, वहां पर रीसेट की लगा के हम उस एसीपी को रीसेट करते हैं और पुनः गाड़ी कार करते हैं। ये एसीपी का पी वाल्व है, इसके आइसोलेटिंग काप को भी हम बंद करेंगे। आइसोलेटिंग काप। अब एलएचबी कोच के दूसरे महत्वपूर्ण पार्ट, इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर वाल्व, किसी भी इमरजेंसी, चाहे वो लोको पायलट, गार्ड या किसी भी सिस्टम के फेलियर से, बीपी पाइपलाइन के बस्ट होने से, फेरोल निकलने से कोई भी समस्या है, तो ये एक साथ सभी कोचों में, हर कोच में एक होता है, ब्रेक प्रेशर को वेंट कर देता है। और जब बीपी का प्रेशर 2 kg हो जाए, रह जाए, तो ये स्वयं तो रिसेट हो जाता है, लेकिन बीपी प्रेशर की लीकेज को जिस कारण से हुई है उसको रिक्यूप नहीं कर सकता, क्योंकि वो वायुमंडल में, वातावरण में रिलीज होती रहेगी जब तक कि उसका समाधान नहीं हो पाएगा। अतः ये रिक्रिएशन में इसका भी कोई महत्व नहीं है। आइए ये वीडियो में देखिए। दूसरे केस में ब्रेक एक्सीलेटर वाल्व है ये, और उसका आइसोलेटिंग काप है ये। आइसोलेटिंग काप, ब्रेक एक्सीलेटर वाल्व के आइसोलेटिंग काप को हम बंद करेंगे। अब आइए एलएचबी कोच में तीसरे और महत्वपूर्ण घटक जो बीपी प्रेशर को गिराकर ब्रेक लगा सकता है, ऑटो ब्रेक लगा सकता है, यह है फीबा। स्टील कॉइल स्प्रिंग के एलएचबी कोच, जो मूल कोच थे उसमें स्टील कॉइल स्प्रिंग था, तो उसको और सुरक्षित यात्रा करने के लिए हमने एयर स्प्रिंग का प्रयोग किया। लेकिन एयर स्प्रिंग को फेल सेफ बनाने के लिए, कि जब ये फेल हो जाए, मतलब अचानक बस्ट होने से, पाइपलाइन के प्रेशर में रिसाव होने से, यदि इसका प्रेशर यात्रा के दौरान किसी भी एयर स्प्रिंग का प्रेशर 1 kg से नीचे चला जाए, तो ये फौरन सर्विस 9 mm के चौक से सर्विस एप्लीकेशन कर देता है और बीपी का प्रेशर ड्रॉप होकर ब्रेक लग जाते हैं। लोको पायलट को पता लगता है, फिर इसका रेक्टिफिकेशन होता है। जैसा भी है, इसको आइसोलेट करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से अगले 1000 किलोमीटर तक चल सकता है। लेकिन इसका आइसोलेशन इस कॉक का, इसमें जो है प्रेशर डिफरेंस पे काम करता है, ठीक है। इसमें केवल मैकेनिकल न्यूमेटिकल कनेक्शन है। इस वॉल में, ब्रेक वॉल में एक आइसोलेटिंग हैंडल होता है। इस वीडियो में देखें। जब तक मानवीय रूप से आप नहीं जाएंगे तब तक इसका भी ऑटो रिक्रिएशन हो नहीं सकता। तो अब आपने देखा, उपरोक्त 3 चीजों में इस समस्या का कोई लेना देना नहीं है। वो हम आगे सिद्ध करेंगे जब आरडीएसओ ने विभिन्न परीक्षण किए। वीडियो में देखें कैसे। फीबा की आइसोलेटिंग हो गए, अभी ऑन कंडीशन में है, अब ये आइसोलेट हो गए। इसको यहाँ से आइसोलेट करने के बाद हमें इसको, ये 2 बटन जो है, इन दोनों बटनों को एक साथ 5 से 10 सेकंड के लिए दबाना होगा। फिर जो ये इसका इंडिकेटर है ये ग्रीन हो जाएगा, और जब फीबा ऑपरेट होगा तो ये रेड होगा उस टाइम पे। अब एलएचबी कोच के चौथे और महत्वपूर्ण, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑटोमेटिक स्मोक
या फायर डिटेक्शन, जो अग्नि सुरक्षा का हमारे भारतीय रेल नहीं अंतरराष्ट्रीय रेल में सर्वोत्तम सुरक्षा मानक है। इसमें हम 24 वोल्ट की सप्लाई, चाहे वो कोच से हो चाहे पैनल से हो, ये इसका पैनल एसी पैनल से 24 वोल्ट या बैटरी से ये आपके वेस्डा पैनल में सप्लाई आती है। यदि कहीं फायर का प्रथम चरण का इसको इंडिकेशन मिलता है तो इसको सेंस करके, स्मोक को सेंस करके ये फौरन 24 वोल्ट सप्लाई से, यहाँ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक एक सोलोनॉइड वाल है, ये आप देख रहे हैं, ये इसमें इसका तो फौरन इस 19 mm की चौक से तेजी से प्रेशर रिलीज होता है और पूरे रेक में इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसमें 24 वोल्ट की सप्लाई और अंडर फ्रेम में ये पूरा सिस्टम। अच्छा, ये ध्यान दें, पावर कार में ये सिस्टम ब्रेक वाल ऊपर होते हैं, कोचेज में नीचे होते हैं। इसमें भी आइसोलेट करने की सुविधा है। इसमें आप सप्लाई को देखेंगे तो HOG से जो 110 वोल्ट की सप्लाई कोच पैनल में आती है, यहाँ से 24 वोल्ट वेस्डा में जाती है। 24 वोल्ट की बैटरी जब ये सप्लाई ना हो, कोच वर्कशॉप में हो, कोच यार्ड में खड़ा हो, तो 24/7 24 घंटे 7 दिन एक मेंटेनेंस फ्री बैटरी के थ्रू ये सप्लाई मिलती है। यदि एक केस में मैं आपको बताऊं, एक केस में यदि HOG पावर कार है, हेड ऑन जनरेशन की पावर कार से OHE से बिजली मिल रही हो और जब वो रेक न्यूट्रल सेक्शन से गुजरे, कुछ क्षणों के लिए सप्लाई ना हो और आपकी बैटरी वीक हो जाए या इसके कनेक्शन वाइब्रेट कर रहे हो, लूज हो, तो थोड़ी देर के लिए वेस्डा का सप्लाई बंद हो जाएगी। ये सोलोनॉइड वाल को एक्टिवेट कर देगा और जो अंडर फ्रेम में लगा हुआ BP का प्रेशर तेजी से रिलीज होना प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे ही ये चार्ज सेक्शन में लोको पहुंचेगा, एनराइज सेक्शन में वो सप्लाई आ जाएगी, तो जो वीक बैटरी की, लूज बैटरी की या लूज कनेक्शन की समस्या थी वो खत्म होगी और वो सोलोनॉइड वाल इसको डीएक्टिवेट करके BP प्रेशर की सप्लाई को, BP प्रेशर के ड्रॉप को बंद कर देगा। और उस एक केस में, ये केस कब होगा, 10,000 में एक बार, 0.05 से भी कम ये केस कभी हो सकता है HOG पावर कार के साथ। वैसे भी बहुत ज्यादा केस कभी आया नहीं, लेकिन एक संभावना है। आइए इस वीडियो में देखें इसकी वर्किंग कैसे काम करता है। तो अब आपने समझा LHB कोच के चारों सिस्टम जो ब्रेक लगाने में उत्तरदायी होते हैं। ब्रेक कौन से? स्वयं ब्रेक लगाने में। इसमें ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता, गार्ड ब्रेक नहीं लगा रहा, वो बाद में क्रिया करेंगे, लेकिन ये स्वतः ही ब्रेक लगा देते हैं, लेकिन रिक्रिएशन एक भी नहीं करता। ये आपने इसमें समझा। वेस्डा वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन एपरेटस, जिसका दूसरा नाम एपडा भी है, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एपरेटस। ये कोच में भौतिक रूप से कहाँ लगा होता है, क्या इसका सर्किट है, कैसे ये स्मोक या हीट को डिटेक्ट करता है, इसको हम समझें। ये एक वेस्डा जो इस समय मेरे सामने है, सैंड्रो OEM का वेस्डा इसमें लगा हुआ है। सबसे पहले इस वेस्डा को पावर सप्लाई कहां से मिलती है? इसको कोच के पैनल से, जो AC पैनल से डिफरेंट सप्लाई मिलती है। तो आइए इसको देखें। इस पर लगे हुए FDS फायर डिटेक्शन सिस्टम, ये इंडिकेट भी किया हुआ है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो रिपेयर में। यहां से 110 वोल्ट की कोच पैनल से ये 110 वोल्ट की DC सप्लाई हमारे पावर पैनल में, ये पावर पैनल चेंज चल रहा है, ये देखिए, ये पावर सप्लाई पैनल है जो कोच से 110 वोल्ट DC देता है और इसमें लगा हुआ DC-DC कन्वर्टर इसको 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इसकी सप्लाई अनलिमिटेड रहे, माना कोच की सप्लाई ऑफ है तो
ये अनलिमिटेड रहे, ये खड़ी अवस्था में किसी भी स्थिति में कार्यरत रहे, अपना स्मोक को डिटेक्ट करता रहे, फायर को डिटेक्ट करके चेतावनी दे। इसलिए 12 वोल्ट की 2 बैटरी, मेंटेनेंस फ्री बैटरी, इसमें आपको पानी देखना, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। ये 12 वोल्ट की 2 बैटरी जो सीरीज में लगी है, 7 एम्पियर हावर्स का वैल्यू है, इससे भी इसको सप्लाई मिलती रहे। उसके बाद ये 24 वोल्ट की सप्लाई हमारे इस सनरॉक मैक के वेस्डा पैनल में जाती है। ऑटोमेटिक प्रेशर ड्रॉप और रीगेन के केस में सबसे पहले ये चेक करते हैं कि FDSS का ब्रेक वाल्व तो नहीं बोल रहा है। अगर क्या पता ब्रेक वाल्व रास्ते में बोल गया हो, तो उसके लिए ब्रेक वाल्व को आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके आइसोलेट के लीवर को जो है खोल के इसको यहाँ से आइसोलेट कर देंगे। इसके बाद फिर अगला स्टेप कार्रवाई करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया, RDSO ने एक समग्र कंप्रेसिव में कोचिज LHV ट्रेन के कोचिज को विधिवत अध्ययन किया और ये जाना कि वो जो 4 चीजें इसमें ऑटोमेटिक BP प्रेशर को ड्रॉप करती हैं, उसमें कोई इनका हाथ नहीं है। अब वो लोकोमोटिव के अध्ययन पर आए कि जो WAP7, जैसा मैंने बताया ना, 329 में से 297 WAP7, WAP5, WAP4 के साथ हो रहे थे। तो उन्होंने इसमें देखा कि इस पे जब विशेष एक लोकोमोटिव में ACP की माइक्रो स्विच के द्वारा ऑडियो विजुअल सिग्नल लगाए, तो अधिकतर केस जब कोचेस ठीक से लीकेज नहीं था तो अलार्म चेन पुलिंग का सिग्नल आया। इस केस में क्योंकि मैं आपको बता दूं 297 क्यों हुए सबसे ज्यादा, क्योंकि WAP7, WAP5, WAP4 लोकोमोटिव आधुनिकतम है। WAP7 में तो कुछ लोकोमोटिव ऐसी भी हैं जिसमें ऐसे की सुविधाएं लोको पायलट कम दे रहे हैं। तो इस जब वो चलेंगे ही सबसे ज्यादा, तो केस भी उन्हीं के साथ होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वो इस चीज से तो बरी हो गए, ज्यादा क्यों थे। लेकिन इसमें उन्होंने एक नई चीज पाई कि जो E70 कौन से लोकोमोटिव हैं जो फेवले ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड के ब्रेक सिस्टम से सुसज्जित हैं। तो इसमें ट्रेन का BP प्रेशर रिड्यूस होते ही स्पीड कम होती है, बस बिना ट्रेन के रुके ही पुनः इसका BP प्रेशर बनते ही वो अपनी गति को पकड़ लेता है। इसमें ट्रेन का रुकना, रेक का रुकना कंपल्सरी मैंडेटरी नहीं होता। दूसरा, इंजन जो कि नॉर ब्रह्मसे से सुसज्जित WAP75 जो नॉर ब्रह्मसे इंटरनेशनल एयर ब्रेक की एक प्रतिष्ठित कंपनी है जो बड़े आधुनिकतम एयर ब्रेक बनाता है, उसमें जैसे ही ऑटोमेटिक BP प्रेशर गिरता है तो पेनल्टी ब्रेक लगकर पूरा ही इमरजेंसी ब्रेक से लगने के बाद ये रेक खड़े हो जाते हैं। तो 2 प्रकार के अध्ययन आए, ठीक है ना, FTL के साथ एक और दूसरा। तो लोको का अध्ययन हो गया, लेकिन लोको में भी कोई इस प्रकार की चीज नहीं मिली जो ऑटोमेटिक ब्रेक BP प्रेशर को बढ़ाए और पुनः जनरेट करते हैं। तो इन 3 के अध्ययन के बाद अब RDSO ने जो जोनल रेलवे को होमवर्क दिया था, कार्य दिया था कि आप अपने सुझाव दीजिए, उसमें सबसे पहले NCR और ECR मैंने बताया था कि इस कामाख्या कि नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मपुत्र मेल इत्यादि में कुछ विशेष लोकेशन पर यह समस्याएं ज्यादा हुई और इनके रेक को भी बदला गया दूसरे रेक से। तो जब इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया वहां ये समस्या नहीं आई और दूसरे रेक को इनके रूट पे LHV रेक को डाला तो पुनः समस्या आने लगी। तो क्लियर हुआ कि इसमें कुछ मिसकरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। अधिकतर दूसरी बात है एक रूट और ज्यादातर अलीगढ़ से दानापुर के बीच, जैसा आपने सिकोहाबाद अलीगढ़, कानपुर अलीगढ़, वो आपने देखा था ना, कुछ विशेष रूटों पर अधिकतम फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी इस प्रकार की एब्नॉर्मलिटीज की। और ये भी पाया कि दिल्ली बाउंड ट्रेनों में सबसे ज्यादा होती है। ये सब चीज होने के बाद बार बार एक कहा जा रहा है जब इन रेकों को
ये टर्मिनेटिंग पॉइंट पर, टर्मिनेटिंग स्टेशन पर चेक किया तो इसमें कोई भी अनयूजुअल, नथिंग अनयूजुअल डिफेक्टिव, कोई डिफेक्ट रेक में नहीं और लोको में नहीं। तो एक डायरेक्शन आपको मिला। उसके बाद व्यू ऑफ वेस्टर्न रेलवे में आप जाएंगे कि इन्होंने भी जब कुछ गहराई से इसको देखा, साउथ सेंट्रल रेलवे ने, इन्होंने कहा कि ये लग रहा है कि मिसक्रेंट एक्टिविटीज इसमें हो रही है। एनएफआर ने क्या किया, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए कोचिंग रेक की अदला बदली की, मैंने जो बताया था, लेकिन उसके बावजूद विशेष स्थान, विशेष रूट पर कोई फर्क नहीं पड़ा और जब उन रेक को हटाया गया तो वो इन समस्याओं से मुक्त हुए। एसडब्ल्यूआर ने क्या किया, इन्होंने एसीपी बीपी एग्जॉस्ट की लोकेशन पर पीबी की जो 19 mm के चौक से एयर प्रेशर मास्क लगाए, टेप लगाए, तो ये पाया गया कि कुछ विशेष पेंट्री कार S2, SB4, इन विशेष 3 कोचों में बार बार वही टेप फट रही थी। तो इसका मतलब है कोई आदमी उसमें छेड़छाड़ कर रहा था। इसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे, साउदर्न रेलवे में ये रेलवे ने एक बीपी एग्जॉस्ट पोर्ट, पैसेंजर इमरजेंसी पीयू पर और इसके जहां से भी एयर एग्जॉस्ट हो सकता था पीयू पर, इन्होंने भी इमरजेंसी ब्रेक वाल पर मास्क लगाए, पुट्टी लगाई और वो सिर्फ चीजें जो फायर वेस्डा में भी लगाए, फीबा में भी लगाए और एसीपी वाले इमरजेंसी ब्रेक वाल में भी लगाए। तो जब भी हुआ तो इमरजेंसी अलार्म पुल के हैंडल का वही जो फुटबोर्ड के नीचे 19 mm का मास्क था वो फटा मिलता था। तो इसका मतलब यहाँ भी कोई मिसक्रिएंट कर रहा था। इसमें इन्होंने बाद में लिखा है द एविडेंस सुगेस्ट दैट द स्टाफ ऑफ पेंट्री कार, इसमें मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, ये आरडीएसओ की रिपोर्ट है कि पेंट्री कार से कुछ अनऑथराइज या ऑथराइज वेंडर, ध्यान रखें ये राजधानी शताब्दियां नहीं है कि दोनों तरफ से खुली हो, बीच में हो सकता कोई अपना सामान सेलिंग करने के लिए थोड़ी देर के लिए पीव को खींचता हो पेंट्री से, बाद में थोड़ी देर में जैसे उतर के दूसरी तरफ चले गए मिनटों में इसको रिसेट कर देता हो, क्योंकि लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर जब तक वहां पहुंचे 24 कोच से भैया वहां पहुंचते तब तक इतनी देर में रिसेट हो जाता था। लेकिन उन्होंने देखा कि इस प्रकार के केस में उनके पास वो रीसेटिंग की भी पेंट्री स्टाफ के पास मिली। यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। सभी पेंट्री कार स्टाफ के पास वो क्यों थी रीसेटिंग की, उसको केवल लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर या स्कॉटिंग के अलावा कोई भी व्यक्ति यूज करता है तो वो एक अनऑथराइज व्यक्ति यूज करता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में। वेस्टर्न रेलवे में भी यही बताया कि हमने एमएस वायर, ये देखिए बीपी एंगल पर एमएस की वायर बांधे बीपी एंगल कॉप के, ताकि कोई इसको टेम्परिंग ना कर सके। तो जाते हुए जब स्कॉटिंग स्टाफ आरपीएफ पर ये तार बंधे हुए थे, एक भी केस नहीं हुआ। और जब लौटी ट्रेन तो 6 कोच के कम से कम 6 इंसिडेंट हुए और कुछ कोचों के एंगल कॉक इन रिटर्न एमएस वायर बीपी एंगल कॉक बिटवीन फ्यू कोचेस फाउंड ओपन, किसी ने ये खोल दिए। तो ये किसने खोले? अनऑथराइज्ड पर्सन ने। ये अध्ययन ये बता रहा है हर जोन का, कि हर जोन लास्ट में कह रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफाइड मिसक्रेंट एक्टिविटीज, तो लास्ट में सभी जगह कहीं हमने पुट्टी लगा दी, ब्रेक एक्सीलेटर, वेस्डा, फीबा और एसीपी वाला इमरजेंसी पुल पर जहां भी टेम्परिंग हुई, कुछ जगह यह भी पता लगा कि जो फुटबोर्ड पर, जो इसके फाल प्लेट पर, सीबीसी पर कोई ऐसे निशान मिले जैसे कोई आदमी इस पे चढ़ा हो। जिस कोच में हुआ उसको हमने खोला तो उसमें ये पता लगा कि कुछ लोग उस पे चढ़े हैं, उनके जूतों के निशान उसमें मिले। और इसके बाद और अध्ययन में आरडीएसओ ने
कुछ विशेष रेक पर ये माइक्रो स्विच लगा है ऑडियो विजुअल। जैसे ही कोई एसीपी करेगा और इसको लोको तक ले गए, इसमें ऑडियो विजुअल सिग्नल आएगा, लेकिन जैसे ही रिसेट करेगा तो ये पुनः दोनों सिग्नल बंद हो जाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, इसमें एक डाटा लॉग लगाए। डाटा लॉगर क्या होते हैं कि 24 के 24 कोचेस को जिसमें ये किया गया है और लोको पायलट के साथ लोको में इसको बांध दिया गया, मतलब स्टेबल किया गया। और इस डाटा लॉग से हमें क्या मिला कि 2-3 चीजें मिली कि 9 यदि केस हुए हैं तो बीपी प्रेशर का ऑटोमेटिक कैटर रिस्टोर 60 से 70 सेकंड में। अब आपने आरडीएसओ के विभिन्न रेलवे के जर्नल रेलवे से मंगाए हुए सारे अध्ययन को पढ़ा तो एक ही चीज इसमें एक सार आई, एक समान राय थी कि कोई मिसक्रिएंट इसको कर रहा है। देखा ना आपने, मास्क लगाए, पुट्टी लगाई, आपने बीपी एंगल कर्व को बांधा, लेकिन कोई उसको खोल रहा है, कोई टेम्पर कर रहा है। हर जगह जो इमरजेंसी वाला जो पुल हैंडल से एलएचबी का हम वो करते हैं या बीपी एंगल से टेम्पर करके हमेशा एसीपी होती है, 19 mm से एग्जॉस्ट होता है और वही मास्क, वही पुट्टी और वही वायर हमेशा खुले रहते हैं। तो उसके बाद इसको और गहराई से अध्ययन करने के लिए आरडीएसओ ने एक रेक में, जो हमारी वेस्टर्न रेलवे का रेक है, इसमें 23 कोचों में एक माइक्रो स्विच के द्वारा एसीपी लाइट को, एसीपी लैंप को लगाया। जैसे ही एसीपी होगी तो ये ब्लिंक करेगा, ऑडियो विजुअल सिग्नल देगा और इसमें 2 डाटा लॉगर लगाए जो पूरी यात्रा के दौरान इसको रिकॉर्डिंग देगी। जैसे स्पीडोमीटर होता है ना लोगों में, इसी प्रकार इसका रिकॉर्ड रखा। इसमें 2 चीज आपको मिली, जब जब एसीपी होगी ये तब ब्लिंक करेगा, रिकॉर्ड करेगा, एसीपी होगी ब्लिंक करेगा, रिकॉर्ड करेगा। यदि कोई रिसेट कर देगा फिर ये बंद हो जाएगा, लेकिन उस काउंट को ये करेगा। तो इसमें क्या मिला, 2-3 चीजें बड़े इन डाटा लॉग से मिली कि जब लोको पायलट ने एक केस में इसकी चीज को किया तो प्रेशर वह 1.6 गिरा और प्रेशर के गिरने का ग्राफ लोको पायलट से और ट्रेन मैनेजर तक ट्रेन की तरफ गिरता चला गया, प्रोपोगेट, यहां इतना, यहां इतना, यहां इतना, लास्ट में थोड़ा सा इसी प्रोपोर्शन में गिरा। लेकिन जब कोई एसीपी करेगा 9 केस में तो इसका प्रेशर भी 2.4 ड्रॉप होगा और जो प्रेशर का जो गिरने का ग्राफ है वो ट्रेन से लोकोमोटिव की तरफ होगा। इसका मतलब कोई इसको एसीपी कर रहा है, कोई पुल हैंडल को खींच रहा है और 9 में से 8 केसों में ऐसा क्लियर महसूस हुआ। तो इससे भी क्या पता लगा कि एसीपी एनसीआर में जो इस सेक्शन में जहां सबसे ज्यादा इस प्रकार की समस्या आ रही थी तो वो एसीपी के कारण हो रही थी। इसका मतलब कोई मिसक्रिएंट इसमें कर रहा था। इसके बाद इन्होंने कामाख्या आनंद विहार में फिर क्या, ब्रेक एक्सीलेटर, वेस्डा, फीबा को मास्क लगा दिया, इसको आइसोलेट कर दिया, इसको आइसोलेट किया। उसके बाद फिर भी 19 केस हो गए क्योंकि एसीपी हमने फ्री छोड़ दी थी, मतलब वर्किंग में गई थी। एक बात ध्यान रखें, ये सब ट्रायल आरडीएसओ के अंतर्गत हो रहे हैं। ब्रेक एक्सीलेटर को कभी आप लंबे समय का आइसोलेट ना करें क्योंकि इसका इमरजेंसी में ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ सकता है, ये सुरक्षा की दृष्टि से घातक है। लेकिन आरडीएसओ इस ट्रायल को सबके साथ कर रहा तो सबको पता है, ठीक है, क्योंकि उस समय फिर लोको पायलट और गार्ड को पता होता है कि हमें इस तरह का ब्रेकिंग करना। तो कुल मिलाकर इसमें क्या कंक्लूजन मिला कि कोई मिसक्रिएंट, ये देखिए ये एक रियल पिक्चर है, कोई मिसक्रिएंट देखिए बीपी फॉल प्लेट को उठाकर बीपी एंगल को टेम्पर कर रहा है। ये आदमी, ये पकड़े गए सब, ये सब पकड़े गए जो अनऑथराइज्ड लोग, इनको अनऑथराइज्ड वेंडरों, मैंने बताया नहीं, सब में पेंट्री कार भी थी। तो इन सब चीजों से हमें ये पता लगा, सभी जर्नल रेलवे के रिपोर्ट के आधार पर आरडीएसओ ने कहा
कि ये मिसक्रिएंट एक्टिविटीज हैं, इसको आरपीएफ स्काउटिंग स्टाफ के माध्यम से न्यूनतम हमें करना चाहिए। और जहां हम सख्ताई कर रहे हैं, जहां स्काउटिंग हो रही है, आरपीएफ पेंट्री कार वगैरह को देख रहा है अनऑथराइज्ड लोगों को, तो ये समस्या वहां नेचुरली कम भी हुई है। इस प्रकार इस लेसन में आपने भारतीय रेल के एलएचबी ट्रेन रेक्स में, गतिमान ट्रेन रेक में इन रूट स्वतः ही ऑटोमेटिक बीपी प्रेशर का गिरना और पुनः बन जाना, इस गंभीर समस्या के पूरे भारतीय रेल पर किस प्रकार अध्ययन किया गया, क्या क्या संभावित कारण हो सकते थे, उनके अध्ययन के बाद आपने जाना कि ये कोई मिसक्रिएंट का ही ज्यादा कार्य इसमें बताया गया है। अगले अध्याय में हम इसके प्रोटोकॉल किस प्रकार इस अवस्था में, देखो यदि समस्या आती है तो जीवन का बढ़ना बंद नहीं होता, यात्रा भी नहीं रुकेगी, लेकिन इस दौरान हमें क्या करना चाहिए इस विषय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।